हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस एंड बियॉन्ड के बारे में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म होने के बाद में। लेकिन हम ये देखते हैं कि गांधी जी पीपल्स लीडर कैसे थे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है। देखो, गांधी जी जो थे उन्होंने 1922 तक क्या किया था, नेशनलिज्म को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। वो कैसे? देखो, पहले गांधी जी जब आए थे तो वो कहते थे कि ये जो नेशनलिज्म है वो क्या है, एक एलीट फिनोमिना है। अभी जो नेशनलिज्म में मूवमेंट जो हो रहे हैं, जो भी देश को आज़ाद कराने वाले मूवमेंट हो रहे हैं, उसमें भाग कौन ले रहा है? वो लोग भाग ले रहे हैं जो कि अच्छे बैकग्राउंड से हैं या अमीर है। लेकिन उसमें गरीब जनता, वर्कर, ये पीजेंट, ये सब तो भाग ही नहीं ले रहे। आर्टिशंस, ये सब कोई भाग नहीं ले रहा। और मैं क्या चाहता हूँ कि असली नेशनलिज्म क्या है, वो है जहाँ पर गरीब लोग भी, जहाँ पर ये पीजेंट भी आज़ादी के लिए लड़े, वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाए। गांधी जी ने ये बात जो है वो उठाई थी 1916 में, जब वो बीएचयू के लिए स्पीच दे रहे थे उसकी ओपनिंग सेरेमनी में। तो यहाँ पे गांधी जी ने ये आवाज़ उठाई थी। और फिर बहुत लंबे टाइम तक काम करने के बाद 1922 तक हमें ये देखने को मिला कि उन्होंने नेशनलिज्म को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। अब जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें पीजेंट, वर्कर, औरतें, सब लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। और ये जो लोग थे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये आर्टिशन, ये पीजेंट, ये वर्कर, ये गांधी जी को एक तरीके से पूजने लगे थे। कुछ तो उनको महात्मा कहते थे। और उनको सबसे अच्छी बात क्या लगती थी, उनको ये बहुत अच्छा लगता था कि गांधी जी तो उनकी तरह ही कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह ही रहते हैं, उनकी तरह ही लैंग्वेज बोलते हैं। वो कोई नॉर्मल लोगों से अलग होकर खड़े नहीं होते जैसे और लोग और लीडर खड़े होते थे, बल्कि वो कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि वो भी साधारण लोगों के जैसे ही हैं। ये बात जो है नॉर्मल लोगों को, इन पीजेंट को, वर्कर्स को बहुत अच्छी लगती थी। सबसे अच्छा जो उनको यही लगता था कि कैसे इनकी जो ड्रेस है वो अच्छी है। सबसे अच्छा उनको क्या लगता था कि गांधी जी का ड्रेस कितना अच्छा है। वो कैसे? देखो, गांधी जी का जो ड्रेस है वो क्या है, वो क्या पहनते थे? धोती पहनते थे, लॉइन क्लॉथ पहनते थे, और ये पहनकर ही लोगों के बीच में चले जाते थे। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि धोती तो हम भी पहनते हैं और गांधी जी भी सेम चीज़ पहन रहे हैं। बल्कि यही चीज़ जब वो अदर लीडर की तरफ में देखते थे तो अदर लीडर क्या करते थे? वेस्टर्न सूट पहनते थे या बंद गला पहनते थे। तो ये चीज़ें जो है वो गांधी जी की जैसी वो लोग नहीं करते थे। वो लोग तो अलग ड्रेस पहन रहे, तो लोगों को थोड़ा अलग लगता था कि ये वेस्टर्न सूट पहन रहे हैं या बंद गला पहन रहे हैं, तो लोगों को लगता था कि शायद ये अमीर है या ये हमसे अलग है। अपनेपन वाली फीलिंग जो है लोगों को, वो गांधी जी के साथ ही आती थी। इसलिए गांधी जी से लोगों को क्या था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में बढ़ती ही चली जा रही थी। दूसरा, गांधी जी क्या करते थे, डेली अपना टाइम बिताते थे चरखा पर। चरखा पे वो क्या करते थे कि वो चरखा चलाया करते थे, व्हील को स्पिन किया करते थे। और अदर नेशनलिस्ट जो थे, अदर जो लीडर्स थे ना, उनको भी कहते थे कि आप भी रोज चरखा जो है वो चलाया कीजिए। क्योंकि ये जो एक्ट ऑफ स्पिनिंग है ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कि पहले क्या था, पहले माना जाता था कि मैनुअल लेबर उतना अच्छा नहीं है, मेंटल लेबर, दिमागी काम करना चाहिए, मैनुअल लेबर इतना अच्छा नहीं है। ये बाउंड्रीज थी पहले कास्ट सिस्टम में। तो इन बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेंटल लेबर, मैनुअल लेबर दोनों ज़रूरी है। ये जो बाउंड्रीज जो पहले बनाई हुई थी कि दोनों बराबर नहीं है, उस बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए गांधी जी जो है वो चरखा चलाया करते थे। रोज दिन में वो चरखा चलाया करते थे। अब गांधी जी की कितनी पॉपुलैरिटी थी ये पता लगाने के लिए हिस्टोरियन शाहिद अमीन ने क्या किया, ये देखने के लिए कि ईस्टर्न यूपी में पीजेंट्स कैसा मानते हैं गांधी जी को, वो देखने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट्स, रिमर्स, ये सब देखकर एक लोकल प्रेस में रिपोर्ट तैयार की। अब क्या हुआ, ये बात है फरवरी 1921 की, जब चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है फरवरी 1921 में, उसी टाइम में गांधी जी जो है वो यूपी में आते हैं। और फिर हमें बताया हुआ है कि एक हिंदी न्यूज़पेपर गोरख में ये लिखा हुआ है कि उस टाइम पे गांधी जी को लोग कैसा मानते थे।
जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहले भटनी स्टेशन पे आए और वहाँ पे लोकल लोगों से बात की, उनको एड्रेस किया। फिर वहाँ से उनकी ट्रेन ना गोरखपुर के लिए स्टार्ट हो गई। हर जगह जहाँ पर वो जाते थे वहाँ पे उनको 15,000 से 20,000 लोग मिलते ही थे स्टेशन पर, चाहे नुनखार, चाहे दियोरिया, चाहे गौरी बाजार, चोरी चौरा, कुश्मी, हर स्टेशन पे थे। लेकिन गांधी जी सबसे ज़्यादा किससे खुश हुए, वो खुश हुए कुश्मी से। क्यों? क्योंकि कुश्मी जो है वो एक ऐसा स्टेशन है जो कि जंगल के बीच में है, लेकिन जंगल के बीच में होने के बावजूद भी उस स्टेशन पर गांधी जी को देखने के लिए 10,000 की संख्या वहाँ पर आ गई थी। हर जगह जो लोग आते थे वो गांधी जी को देखकर एक तरीके से भावुक हो जाते थे, इतना लोग गांधी जी को अच्छा मानते थे, उनसे जुड़ गए थे, उनको देखना चाहते थे। कहीं पर तो देवरिया में बहुत सारे लोग क्या चाहते थे कि हम गांधी जी को कुछ भेंट दें, लेकिन गांधी जी ने कहा कि आप यहाँ मत दीजिए, आप ये चीज़ कहाँ पर, गोरखपुर में दीजिएगा। लेकिन चोरी चोरा में एक मारवाड़ी था, वो गांधी जी को कुछ देने में सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद क्या था, एक तरीके से मानो चादर सी बिछ गई और उस पर कॉइन्स की, पैसों की बरसात सी होने लगी, क्योंकि हर कोई, फिर सबने समझ लिया कि हमें तो कुछ ना कुछ देना ही है, इस मारवाड़ी ने दिया है तो हम भी कुछ ना कुछ देंगे। और फिर उस टाइम पर जो भी लोग देना चाहते थे लोगों ने दिया। गोरखपुर स्टेशन के बाहर बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी कुछ टाइम के लिए खड़े रहे और लोग उनको देखते रह गए कुछ मिनट के लिए, एक तरीके से उनके दर्शन करते रह गए। ये लिखा हुआ है कि कितनी ज़्यादा गांधी जी की पॉपुलैरिटी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट बताई हुई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या, गांधी जी के आने या कहीं भी गांधी जी जाते थे तो उनसे रिलेटेड रूमर्स फैलते थे। कैसे रूमर्स फैलते थे? रूमर्स फैलते थे कि गांधी जी के पास ना बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ हैं। कैसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं? उनके पास ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं कि गांधी जी को भेजा किसने है? गांधी जी को तो राजा ने भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि राजा ने भेजा है कि आप जाओ और फार्मर्स जो है, पीसेंट जो है, उनको जो दिक्कतें आ रही हैं इन गरीब किसानों को, उनको देखो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। और जैसे ही गांधी जी आएंगे वैसे ही ये लोकल ऑफिशियल्स की कुछ नहीं चलने वाली, इन ब्रिटिशर्स की कुछ नहीं चलने वाली है। ब्रिटिशर्स से बड़े हैं गांधी जी। ऐसे काफ़ी जगह पर न्यूज़ फैलाई जा रही थी। काफ़ी जगह पर क्या था कि ये कहा जा रहा था कि गांधी जी की पावर तो इंग्लिश मोनार्क से, यानी कि ये जो इंग्लैंड के राजा वगैरह हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। जैसे ही गांधी जी आएंगे वैसे ही क्या होगा, ये ब्रिटिशर्स हमारा डिस्ट्रिक्ट या हमारा एरिया छोड़कर भाग जाएंगे। तो एक ये इन्फॉर्मेशन ये भी फैलाई जा रही थी। और फिर क्या कहा जा रहा था कि अगर कोई भी इंसान है जो गांधी जी के अगेंस्ट में बात करेगा, उनको भला बुरा बोलेगा, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। नेचुरली कुछ ना कुछ उस इंसान के साथ गलत होगा ही होगा। या तो उसका घर जो है वो टूट जाएगा, या जो उसकी फसलें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, और ये अपने आप हो जाएंगी। ये कोई इंसान नहीं करेगा, ये अपने आप ही हो जाता है। इसलिए गांधी जी के बारे में जो भी गलत बोलेगा उसका क्या होगा, उसका जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, डायर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब ऐसी खबरें जो है वो गांधी जी से रिलेटेड वहाँ पर फैलती रहती थी, एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ भी गांधी जी जाते थे। गांधी जी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। गांधी जी क्या कैसे मानते थे लोग गांधी जी को, कि ये तो सेवियर है जो कि हमारे पास आए हैं हमारी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, हमारी चीज़ों को देखने के लिए, हमको क्या दिक्कत आ रही है, हमको टैक्सेस से बचाने के लिए, हमको इन ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए। और फिर जैसे ही गांधी जी आएंगे क्या होगा, हमारी सारी दिक्कतें जो है वो सब सॉल्व हो जाएंगी, हमें ये हाई टैक्सेस से बचा लेंगे, हमारे लाइफ में क्या है, फिर से डिग्निटी आ जाएगी, फिर से वो सम्मान हमारा जो है वो लौट आएगा जैसे ही गांधी जी आएंगे। दूसरा, गांधी जी को लोग देखते थे तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गांधी जी जो थे, मैंने पहले ही बताया, वो ऐसे ड्रेस थे कि वो ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसी बात करते थे, इतने साधारण, इतने सिंपल रहते थे कि लोग जो है वो उनको एकदम अपनी तरह देखते थे, वो उन्हें अपने से अलग नहीं देखते थे। और गांधी जी के बारे में कि वो चरखा चलाते थे, ये सारी जो कुछ चीज़ें थी वो इस वजह से लोगों के बीच में और ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। वैसे तो कास्ट से वो मर्चेंट थे, प्रोफेशन से वो लॉयर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके साथ लोग
मतलब अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपना मानते हैं, वो थे गरीब लोग। गरीब लोग उनको अच्छा मानते थे और वो भी गरीबों के साथ उन्हीं की तरह रहते थे, उन्हीं की तरह बात करते थे और ऐसा लगता था कि वो उनकी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स को समझते थे। अब गांधी जी जो हैं, जहाँ भी जाते थे वहाँ पर नेशनलिज्म की बात तो ज़रूर उठाते थे, वहाँ पर मास अपील किया करते थे, लेकिन उनकी ये जो मास अपील थी ये भी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड थी। कैसे उनको हर जगह पर जो है लोगों के अंदर आज़ादी की भावना जगानी है, ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड थी। कैसे नेशनलिज्म को हर कॉर्नर तक लेकर जाना है इंडिया के, ये सारी चीज़ें जो है वो एक केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड थी। कैसे केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या स्टेप्स उठाए, तो देखो सबसे पहला स्टेप्स तो यही उठाया कि कांग्रेस के ब्रांचेस जगह जगह खोले गए, हर मेजर टाउन सिटीज़ में खोल दिए गए। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स में क्या है, प्रजा मंडल्स खोले गए ताकि वहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई जाए। तीसरा, गांधी जी कहते थे कि ये जो नेशनलिस्ट मैसेज है कि आपको आज़ादी का कोई मूवमेंट कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी मैसेज है, तो वो मदर टंग की लैंग्वेज में दो। अगर आप जा रहे हो साउथ में तो वहाँ पे साउथ की लैंग्वेज में बात करो। अगर आप पंजाब में जा रहे हो तो पंजाबी में बोलो, ठीक है। वहाँ पर आप इंग्लिश मत बोलो, कोई भी मैसेज इंग्लिश में मत दो, बल्कि उस एरिया की जो मदर टंग लैंग्वेज है उसी में आप वो मैसेज दो। और फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो कमिटीज़ बनाई हुई है, कांग्रेस की कमिटीज़ बनाई हुई है, कांग्रेस की ब्रांचेस खोली जा रही है, तो वो उस बेसिस पर मत खोलो कि ब्रिटिशर ने अपनी क्या बाउंड्री तय कर ली है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई एरिया वाइज बाउंड्री तय नहीं की है। ब्रिटिशर्स को तो जो अच्छा लगा, जो उनको ईजी लगा, उन्होंने वो एरिया की बाउंड्री तय कर दी। लेकिन आप कैसे कमिटी को तय करोगे, प्रोविंशियल कमिटी कैसी होगी, लिंग्विस्टिक कमिटीज़ होगी कि एरिया, जितने एरिया में एक लैंग्वेज बोली जा रही है उस एरिया में एक कमिटी, फिर दूसरे एरिया में दूसरी लैंग्वेज बोली जा रही है उधर दूसरी कमिटी। ऐसे आपको कमिटीज़ जो है बनानी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या है, इंडिया के हर कोने तक जो है वो नेशनलिज्म की भावना को ले जाने की बात की गई। अब क्या था कि कांग्रेस को या गांधी जी को सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ गई थी, और उसमें कौन थे, उसमें बिजनेसमैन भी आते थे, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट तो आते ही आते थे, लेकिन साथ ही साथ उसमें पीजेंट्स भी आते थे। देखो बहुत सारे बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे, वो जानते थे कि अभी तो ब्रिटिशर्स का राज है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बहुत सारी कंपनी है, फैक्ट्रीज है, वो चल रही है। लेकिन जैसे ही एक बार ये भारत आज़ाद हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स को जो फेवर मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो हमारा ही सबसे बड़ा रोल होगा। तो कुछ बिजनेसमैन थे जैसे जीडी बिरला, ये सब जो थे वो आज़ादी के मूवमेंट को एकदम ओपनली जो है सपोर्ट किया करते थे। वहीं पर और कुछ बिजनेसमैन थे तो वो भी सपोर्ट करते थे, पर वो थोड़ा साइलेंट होकर सपोर्ट करते थे, ओपनली सपोर्ट नहीं किया करते थे। अब क्या था कि गांधी जी जो थे उनको सपोर्ट करने वाले तो दोनों ही थे, बहुत पीजेंट भी थे, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, और दोनों ही अलग अलग सोच रखने वाले लोग गांधी जी को सपोर्ट करते थे। कई बारी वो उनका जो रीज़न है जिस वजह से वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो रीज़न ही एक दूसरे के अपोज में होता था। गांधी जी का अपना रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा, लेकिन गांधीयन नेशनलिज्म जो है वो भी एक लेवल तक रहा। 1917 से लेकर 1922 तक इसकी भी ग्रोथ हुई। कैसे, उस टाइम पे गांधी जी के साथ बहुत ही टैलेंटेड जो लोग थे वो जुड़े, जैसे कि महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू और भी बहुत सारे लोग। ये जो लोग थे ना वो अलग अलग जगह से थे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से थे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन से थे, लेकिन फिर भी ये क्या थे, गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे और भारत को आज़ाद करने के लिए अपना काम जो है वो कर रहे थे। तो एक तरीके से वो और इंडियंस को इंस्पायर कर रहे थे कि आप भी जो है वो कांग्रेस के साथ में जुड़िए और किसके लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, देश को आज़ाद कराने के लिए काम कीजिए। अब क्या होता है, गांधी जी को तो अरेस्ट कर लिया गया था 1922 में। अब क्या होता है, फरवरी 1924 में उनको जेल से छोड़ दिया जाता है।
लेकिन अभी गांधी जी पॉलिटिक्स में या कोई मूवमेंट करने की नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि अभी मैं कुछ टाइम जो है वो और काम में लगाऊं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो खादी को प्रमोट करते हैं कि खादी पहनना चाहिए। ब्रिटिशर्स के यहाँ से जो कपड़े आ रहे हैं वो मत पहनो, बल्कि क्या करो, खादी पहनो। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो अनटचेबिलिटी है, कुछ लोगों को अछूत माना जाता है, कुछ लोगों को छोटे कास्ट का माना जाता है, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर इंडिया को आज़ाद होना है। तो उसको अबॉलिश करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। गांधी जी जितने बड़े पॉलिटिशियन थे उतने ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि अगर हमको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो चाइल्ड मैरिज हो या फिर अनटचेबिलिटी हो, ऐसे जो सोशल इविल्स हैं, इनसे तो हमको छुटकारा पाना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा था कि हमको क्या है, हिंदू मुस्लिम हार्मनी होनी चाहिए, जो रिलीजन्स है वो आपस में मिलकर रहे, साथ में होकर रहे, यूनाइट होकर रहे। और गांधी जी का मानना था कि हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है वो खादी पहनना चाहिए, मिल मेड क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए जो कि विदेश से आ रहे हैं, यहाँ पर इंपोर्ट किए जा रहे हैं, बल्कि खादी तो हमारे ही देश में बनाया जा रहा है, तो हमको खादी के कपड़े जो है वो पहनने चाहिए। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, उसके बहुत लंबे टाइम तक गांधी जी क्या करते हैं, उसके बाद की सोशल रिफॉर्म वर्क में ही अपना ध्यान रखते हैं। अब 1928 में वो सोचते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के अंदर फिर से आ जाना चाहिए। और 1928 में क्या चल रहा था, बरदौली में पीजेंट सत्याग्रह चल रहा था, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था। दोनों को ही गांधी जी अपना आशीर्वाद देते हैं, लेकिन किसी को ज्वाइन नहीं करते। और उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस करती है अपना एनुअल सेशन लाहौर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों थी ये मीटिंग। तो इसका कारण ये था कि ये मीटिंग दो कारणों से बहुत इम्पॉर्टेंट थी। पहले, जवाहरलाल नेहरू को क्या है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जा रहा था। तो ये क्या दिखा रहा था कि ये जो पावर है वो यंगर जनरेशन की तरफ जा रही है, ये पावर की जो बैटन है, जो पावर की छड़ी है, वो क्या जा रही है, यंगर जनरेशन को मिल रही है। लीडरशिप की कमान हमने अब यंगर जनरेशन के कंधों पर डाल दिया है, उसका भार, ये दिखा रहा था। और उसी टाइम पे जो है ये कमिटमेंट की गई थी पूर्ण स्वराज की, यानी ये कहा जा रहा था कि 26 जैन 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो कमिटमेंट है, वो भी इसी मीटिंग में ली गई थी, इसलिए ये मीटिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अब क्या होता है, 26 जनवरी 1930 का टाइम भी आता है और इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता है। झंडा फहराया जाता है जगह जगह पर, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। पहले से ही गांधी जी ने खुद भी बताया था कि आपको ये डे कैसे मनाना है। गांधी जी ने कहा था कि अगर बहुत अच्छा होगा अगर ये जो झंडा है वो पूरा गांव आके फहराया जाए, पूरा गांव आए और वो झंडे को फहराए। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है वो लगभग एक ही टाइमिंग पर जो है वो फहराया जा रहा हो। दूसरा, जो लोग हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है कि किस टाइम पे झंडा फहराया जाएगा, किस टाइम पर उनको आना है, ये जो टाइमिंग की जो डेट है वो लोगों के पास कैसे हो, ट्रेडिशनल वे में पहुँचे। यानी कि पहले जैसे ड्रम को बजाकर, ढोल बजाकर जैसे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन दी जाती थी पुराने टाइम में, ऐसे ये इन्फॉर्मेशन भी ढोल बजाकर, ड्रम बीट करके लोगों के पास टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन जाए। दूसरा, ये जो सेलिब्रेशन होगा इसमें क्या होगा, झंडा फहराया जाएगा। फिर बाकी का जो आपका दिन बचता है उसमें आप कुछ काम कीजिए, या तो आप उसमें चरखा चलाइए, या फिर अनटचेबल्स जो लोग जिनको कहा जाता है उनकी सर्विस कीजिए, या हिंदू मुस्लिम एक हो ऐसा कोई काम कीजिए, या कोई प्रोहिबिशन वर्क कीजिए, या फिर सारा ही काम कर सकते हैं। सारा ही काम करना कोई इम्पॉसिबल भी नहीं है। और लास्ट में ये सारे लोग क्या करेंगे, मिलकर क्या करेंगे, एक प्लेज लेंगे। क्या प्लेज लेना है आप लोगों को, ये प्लेज लेना है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल जो है वो आपको ये इंजॉय करना है। फ्री होने का, आज़ाद होने का आपको पूरा पूरा राइट है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट आपको आपके राइट नहीं दे रही, आपको तंग कर रही है, तो आप जनता हैं और जनता के पास पूरा अधिकार है कि वो उस गवर्नमेंट को हटा सके। ये प्लेज लोगों को लेनी है। अब इंडिपेंडेंस डे तो मना लिया जाता है,
और इंडिपेंडेंस डे मनाने के बाद में गांधी जी सोचते हैं कि अब वो अपना सेकंड मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे, और वो कौन सा मूवमेंट होगा, वो होगा सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी जी कहते हैं कि वो सबसे वाइडली डिसलाइक लॉ जो है ब्रिटिश इंडिया में उसको तोड़ेंगे। ये कौन सा लॉ है? ये एक ऐसा लॉ है जो कि स्टेट को मोनोपोली दे देता है, और ये लॉ कोई भी पसंद नहीं करता, सबसे ज़्यादा डिसलाइक लॉ है। लेकिन अब ये लॉ है कौन सा? ये लॉ है सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने का या सॉल्ट को सेल करने का। गांधी जी जो कहते हैं वो कहते हैं कि सॉल्ट यानी कि नमक तो एक ऐसी चीज़ है जो अमीर के घर में भी है, गरीब के घर में भी है, और दोनों ही इसको यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को क्या किया जा रहा है, नमक घर के लिए बनाने से भी रोका जा रहा है। ज़बरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि तुम नमक नहीं बना सकते, तुमको जाकर मार्केट से ही खरीद के लाना पड़ेगा। अब जब लोग शॉप पर जाते हैं तो लोगों को बहुत बहुत पैसा देना पड़ता है नमक के लिए। तो गांधी जी कहते हैं कि नमक घर के लिए बना सके, ऐसा करने के लिए गांधी जी इस सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे और नमक बनाएंगे। ब्रिटिशर्स भले ही मना कर रहे हो, लेकिन वो जो है नमक बनाएंगे, और इससे क्या करेंगे, वो लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। अब इंडियंस तो समझ गए थे कि इस जो मूवमेंट वो करने वाले, इस मूवमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये बात जो है वो ब्रिटिशर्स नहीं समझे। गांधी जी ने इसी सॉल्ट मार्च का एडवांस नोटिस दिया था उस टाइम पे वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन को, और फिर भी वो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए। फिर क्या होता है, गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपना ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। साबरमती से स्टार्ट करते हैं, दांडी तक जाते हैं, 3 हफ्ते उनको लगते हैं, और उसके बाद में वो पहुंचते हैं कहाँ पर, दांडी में। और वहाँ पर सॉल्ट बनाते हैं, लगभग 1 मुट्ठी जो है वो सॉल्ट वो बनाते हैं, और इस वजह से क्या हो जाता है, वो क्या है, नियम तोड़ देते हैं। अब जब उन्होंने नियम ही तोड़ दिया तो ब्रिटिशर्स की आंखों में वो क्या हो गए, क्रिमिनल हो गए। अब ऐसा नहीं है कि ये कैंपेन सिर्फ गांधी जी कर रहे थे, इंडिया के और पार्ट में भी सॉल्ट मार्च उसी टाइम पे चल रहा था, अदर नेशनल कैंपेन्स भी चल रहे थे। उसी टाइम पे जो है फॉरेस्ट लॉज भी तोड़े जा रहे थे, स्ट्राइक किए जा रहे थे, लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया था, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, गवर्नमेंट जॉब काफ़ी लोगों ने छोड़ दी थी, फैक्ट्री वगैरह बंद कर दिए गए थे। और उसी टाइम पे 1922 में, जैसे कि गांधी जी के कहने पे बहुत सारे लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया था, ऐसे ही सॉल्ट मार्च में भी लोगों ने पार्ट लिया था अपनी अपनी तरीके से। और क्या किया था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी हो सकता था, जैसे कि प्रोटेस्ट वगैरह, वो सब लोगों ने किए थे। और इसका आंसर कैसे दिया ब्रिटिशर्स ने, लोगों को बंदी बनाकर, उनको जेल में डालकर। अब क्या होता है, उस टाइम पे सॉल्ट मार्च के दौरान 60,000 इंडियंस जो थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और ऑफ कोर्स गांधी जी भी उनमें से ही थे। अब गांधी जी के जो मार्च था वो कैसे कैसे बढ़ा, इसमें कैसे कैसे जनता आई, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, पुलिस ऑफिशियल्स के सीक्रेट रिकॉर्ड से पता चलता है। यही सबसे बड़ा रिकॉर्ड है उस टाइम का। क्योंकि जो गांधी जी हैं वो आगे जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनसे डरते हैं, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपने पुलिस ऑफिशियल्स को कहा है कि इन पर ध्यान रखो, इन पर नज़र रखो। तो जब वो उन पर नज़र रखते थे तो उससे जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो अपने ऊपर हेड को दे दिया करते थे। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी में उन्होंने बताया है कि गांधी जी कैसे लोगों से अपील कर रहे हैं, जगह जगह पर स्पीच दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ो और आओ हमारे इस मूवमेंट से जुड़ो। ऐसे ही वो वासना विलेज में गए और वहाँ पर उन्होंने अपर कास्ट के लोगों से कहा कि आप लोगों को अनटचेबल को सर्व करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी मूवमेंट आपको आज़ादी नहीं दिला सकता जब तक आप लोग एक ना हो। वहीं पर उन्होंने अलग अलग रिलीजन के यूनाइट होने की बात भी कही थी, और ऐसे बहुत सारी मीटिंग जो है उन्होंने की, और उनके मीटिंग्स को लोग अक्सर अटेंड किया करते थे, मेन वेमेन बच्चे हर कोई उनके इस मूवमेंट को, उनके इन स्पीच को जो है ज्वाइन किया करता था, उनको सुनता था। और बहुत सारे ऑफिशियल्स इस वजह से अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर कर इसी मूवमेंट में जुड़ गए थे।
अब ऐसा ही गवर्नमेंट से लिखते हुए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जो थे पुलिस के, उन्होंने लिखा कि गांधी जी जो है वो बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो कमज़ोर नहीं बढ़ रहे, बल्कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत जो है वो और ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। अब गांधी जी के मार्च का अदर सोर्स क्या था, और भी लोग जो है वो लिख रहे थे, और अदर सोर्स में था अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन टाइम। ये जो अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन टाइम था, उसने भी गांधी जी के इस मूवमेंट को कवर किया था, और सबसे पहले उसने क्या किया, गांधी जी के लुक्स का बहुत मजाक उड़ाया कि गांधी जी पतले हैं, या गांधी जी ने जो कपड़े पहने हैं धोती वगैरह, उसका बहुत ही मजाक उड़ाया, और एक तरीके से क्या किया, मॉक किया, और ये कहा कि गांधी जी तो दूसरे दिन भी नहीं चल पाएंगे, ये मूवमेंट तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन एक ही हफ्ते में टाइम मैगजीन का दिमाग चेंज हो गया, और एक हफ्ते बाद यही टाइम मैगजीन लिख रहा था कि गांधी जी का जो मूवमेंट है वो इतना बड़ा हो गया है कि ब्रिटिशर्स अब उससे टेंशन में आ गए हैं, और ब्रिटिशर्स जो रूलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है कि अब वो क्या करें। वही टाइम मैगजीन एक हफ्ते पहले गांधी जी का मजाक उड़ा रहा था, और वही अब गांधी जी को कह रहा था कि गांधी जी तो एक संत है, एक स्टेट्समैन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।